नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी एक बार फिर हाजिर है आपकी महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कहानी संग्रह के बारे में, कैक्टस के जंगल। जी हाँ, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत। तो दोस्तों, सबसे पहले एक गुजारिश, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, जुड़े रहें मुझसे, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैक्टस के जंगल। जी हाँ, यह कहानी संग्रह है, इसके रचिता है सुरेश बाबू मिश्रा, आप देख सकते हैं। तो आज हम कैक्टस के जंगल के बारे में बात करेंगे। पेपर हार्ड बाउंड में है, 2021 में प्रकाशित है, अयन प्रकाशन से प्रकाशित है। मूल्य मात्र 320 रुपए और पृष्ठ 136। 20 कहानियां इसमें। जी हाँ, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी सुरेश बाबू मिश्रा जी के बारे में। सुरेश बाबू जी ग्राम चंदोखा, दातागंज, बदायूं निवासी हैं। इनका जन्म हुआ वहां पर, लेकिन इस समय वर्तमान में बरेली में रहते हैं। ये सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। राजकीय इंटर कॉलेज से एमए भूगोल और एमए इंग्लिश बीएड किया इन्होंने, और 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं, कहानियों की हैं ज्यादातर। आकाशवाणी और दूरदर्शन बरेली से इनकी रचनाओं का प्रसारण हुआ है, और इन्होंने और भी काफी कुछ उन दोनों से प्रसारित किया है। इसके अलावा इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान प्राप्त हुआ और ढेर सारे सम्मान मिले हैं। अब हम बात करते हैं पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है पिता स्वर्गीय गुलजारी लाल मिश्रा जी को और मां स्वर्गीय रंपा देवी मिश्रा जी को। और फ्लैप पर लिखा है माधव नागदा, वरिष्ठ कहानीकार हैं यह। इन्होंने लिखा है कि सहज सरल भाषा और घटना प्रधान होने के कारण ये कहानियां बहुत रोचक बन पड़ी हैं। पठनीयता एवं संप्रेषणीयता इन कहानियों का खास गुण है। पाठक जरूर इस संग्रह की कहानियों को चाव से पढ़ेंगे। और भूमिका डॉक्टर अमिता दुबे, संपादक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। अमिता जी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, इन 20 कहानियों में जो मुख्य बात है वह है कहानी के सरोकार। सरोकार बहुत विस्तृत शब्द है जिसका परिप्रेक्ष्य ग्रामीण और शहरी समाज दोनों से होता है। सुरेश बाबू मिश्रा जितनी तन्मयता से शहरी वातावरण का सृजन अपने साहित्य में करते हैं, उतनी गहनता से ग्रामीण परिवेश की भी पड़ताल करते हैं। और इसी तरह डॉक्टर संदीप अवस्थी सुविख्यात कथाकार व फिल्म लेखक हैं। इन्होंने कहा है इस पुस्तक के बारे में, कहते हैं कि यह वक्त सकारात्मक विचारों, भाषा और हौसलों की उड़ानों को लिखने का है, उजाले की बात करने का है। मुझे खुशी है ऐसे उजाले और ऊर्जा की बातें सुरेश बाबू मिश्रा अपने लेखन में करते हैं। और आत्मकथ्य, जी हाँ, आत्मकथ्य में सुरेश बाबू जी ने कहा है, साहित्य पढ़ने और साहित्य की रचना करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। सकारात्मक विचारों से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हमारा मन शांत और तनाव रहित रहता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मैंने लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग एक कहानी संग्रह लिखने के निमित्त किया। देखिए, सुरेश जी ने कहा कि साहित्य पढ़ने और रचने से सकारात्मकता बनती है। मैं 100% सहमत हूं, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ जितने भी सर्जक हैं वे सभी इस बात से सहमत होंगे। जो साहित्य रचते हैं वे कहीं ना कहीं ढेर सारी सकारात्मकता अपने साथ लेकर चलते हैं। जी हाँ, तो अब मैं इन कहानियों के बारे में बात करूंगी। 20 कहानियों में मुझे सबसे खास बात यह लगी कि सभी धर्मों के पात्र मुख्य पात्र के रूप में इन्होंने लिए अपनी कहानियों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी पात्र इसमें हैं कहानियों के। और लेखक ने मनुष्यता को सबसे ऊपर रखा है। भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, संवाद पात्रानुकूल है, विषय वैविध्य है, इनकी अपनी ही शैली है। कहानियों के जो पात्र हैं पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कहानी पूरी पढ़े बिना जाने का मन ही नहीं करता।
और अब प्रथम कहानी आमंत्रण भरी आंखें। जी हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा है। कहते भी हैं कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। प्रेम को संवेदनशील मन नहीं भूलता कभी भी। इसी तरह एक कहानी है सेल्फ डिफेंस। रेप पीड़ित लड़की के टूटन से उबरने की कहानी है। बहुत ही उत्साह भर देती है कि हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में। एक है हौसलों का सफर। ये कोरोना काल में घर लौटे बाशिंदों का इसमें चित्रण है और वे प्रण करते हैं कि फिर से वे गांव छोड़कर शहर को नहीं भागेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गांव वाले जो गांव में रहते हैं उन्हें एक बात समझ लेनी होगी कि गांव में भी रोजी रोटी है। कम हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि गांव में रोटी खाने को ना हो। ऐसा ही शहर वाले, उन्हें भी समझ लेना होगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और इसी तरह एक कहानी है कैक्टस के जंगल, जो शीर्षक कहानी है बड़ा आदमी बनने की सनक जब किसी भी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो वह लालची हो जाता है और इसी लालच में पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जी, मनुष्य चोरी करता है, सब कुछ गवा कर अंत में पछताता है। यही इस कहानी का संदेश है। और अगली कहानी है लक्ष्मण रेखा। मुझे कुछ अनगढ़ सी लगी क्योंकि सब ऐसा लगता, इसमें बताया कि सपने के कारण व्यक्ति चेता है कि कोरोना नियम नहीं तोड़ने चाहिए। वैसे भी सभी को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं वे उन्हीं के हित के लिए बनाए गए हैं। कोरोना को दूर भगाना है, कोरोना से लड़ना है तो हमें सभी बातों का पालन करना होगा, सभी नियमों का पालन करना होगा। और भंवर कहानी मुझे ऑड वन आउट लगी क्योंकि 12वीं शती के यमन आक्रांता मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी के शासन के समय की कहानी है। कौशाम्बी युवराज विक्रम की साधारण प्रेम कहानी है। असाधारण हो सकती है लेकिन इस संकलन में, इस संग्रह में मुझे ये थोड़ी ऑड वन आउट लगी। और अगली कहानी बदला हुआ आदमी। जी हाँ, कुछ गुंडे बदल जाते हैं और कुछ सफेदपोश गुंडे बन जाते हैं, इस कहानी में बताया गया है। पिंडदान कहानी भी अच्छी लगी। कोरोना काल में लॉकडाउन में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करने वाले जो पुलिस वाले हैं उनकी कहानी है कि उन्होंने पुलिस वाले होकर कैसे उनकी मदद की, कैसे उन्हें घर वापस पहुंचाया। बहुत ही इतनी रोचक कहानी है और वास्तविकता के बेहद बेहद करीब है ये। एक कहानी है वतन की खातिर, सरहद का प्यार। ये तीनों कहानियां देश प्रेम की कहानियां। जी हाँ, देश प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए, धर्म चाहे कोई भी हो। प्यार की सरगम कहानी स्त्री की बेवफाई की कहानी है और इसमें मैं कहूं कि स्त्री ने बेवफाई की, इसके अंदर जो पुरुष है उसने भी धोखा दिया। जिस स्त्री को भगा कर लाता है उसके पति को धोखा दिया। इस तरह की कहानी है। समय चक्र कहानी, बलशाली लोग कमजोरों को कुचलते हैं लेकिन वक्त अपना बदला जरूर लेता है। जी हाँ, हमें सभी को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि वक्त बदला जरूर लेता है। अगर हम सोचें कि हम किसी पर अत्याचार करके साफ निकल जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये हमारी भूल है। व्यक्ति को आईना दिखाती इनकी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी, सुरेश बाबू जी की। और अब मैं थोड़ा सा प्रथम कहानी में पढ़ना चाहूंगी जैसा कि इस कार्यक्रम में मैं करती हूँ। प्रथम कहानी आमंत्रण भरी आंखें। शुरुआत देखिए। लंबे अरसे बाद मैं एक सेमिनार में भाग लेने देहरादून आया हुआ था। सेमिनार समाप्त होने के बाद मैं अपने पुराने कॉलेज को देखने का लोभ स्वर्ण नहीं कर सका और अगले दिन सुबह 10 बजे कॉलेज की ओर जाने वाली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही अतीत की स्मृतियां मेरी आंखों के सामने चलचित्र की भांति चलने लगी। आज से लगभग 20 साल पहले मेरी नियुक्ति देहरादून से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर्वतीय क्षेत्र के इसी कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में हुई थी। तो ये थी कुछ पंक्तियां और अब मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगी। जो शीर्षक कहानी है कैक्टस के जंगल, उसकी कहानी देखिए, तो कुछ अंश देखिए। यस मिस्टर मेहता, आज मेरे पास दुनिया की दौलत है मगर सुकून नहीं है।
दुनिया भर के ऐशो आराम तो हैं, लेकिन न बीवी बच्चे हैं, न अपना कहने के लिए कोई और। तो ये कहानी इसके अंदर है, इसकी पंक्तियां हैं ये। और आखिरी कहानी है जो समय चक्र, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी आखिरी कहानी में थोड़े से अंश, कुछ पंक्तियां। कल तक घमंड के कारण जिस पांडे के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, वही आज जमीन पर घिसटता हुआ भीख मांग रहा है। समय का चक्र इतनी तेज गति से घूमता है कि आदमी को संभलने का अवसर ही नहीं देता है। नियति के एक झटके में ही पांडे का मान, मद, धन सब धूल धूसरित हो चुका है। अब उससे घृणा करना बेकार है। पांडे याचना भरी नजरों से जसमतिया की ओर देख रहा था। जसमतिया उठी और उसने मुंह फेर कर आधी ब्रेड पांडे की ओर फेंक दी। पांडे ने ब्रेड लपक ली और सूखी ब्रेड चबा चबा कर खाने लगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां बहुत अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों, मैं विदा लेती हूं आपसे, और अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे विदा दे। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।